भारत एक प्राचीन भूमि, एक सभ्यता जो हजारों वर्षों से धर्म, कर्तव्य और समरसता पर आधारित रही है। लेकिन 19वीं सदी के अंत में इस महान भूमि पर एक भारी छाया पड़ी। यह छाया थी औपनिवेशिक शासन की, कॉलोनियल रूल की। आज हम उसी अंधकार के बीच पैदा हुई एक नई रोशनी की कथा सुनेंगे। एक चेतना जिसने आने वाले 100 वर्षों में भारत की दिशा बदल दी। भारत केवल एक देश नहीं, भारत एक प्राचीन सभ्यता है। यह भूमि ज्ञान, अध्यात्म और संस्कृति से भरी रही है। ऋग्वेद, उपनिषद और नालंदा हमारी पहचान के स्तंभ रहे हैं। यह सभ्यता बार बार बदली, पर इसकी आत्मा हमेशा एक ही रही। 19वीं सदी में भारत की इस प्राचीन चेतना पर एक नई परछाई पड़ी। यह परछाई थी अंग्रेजी शासन की। वे भारत को समझना नहीं चाहते थे। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, भारत के मन को नियंत्रित करना और आत्मसम्मान को कमजोर करना। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने रणनीति बदली। उन्होंने समझ लिया, भारत पर शासन केवल तलवार से नहीं होता, मन पर अधिकार जरूरी है। इसलिए शिक्षा, प्रशासन और कानून तीनों को हथियार बनाया गया। विद्यालयों में भारत का गौरवशाली इतिहास नहीं पढ़ाया जाता था। हमारे नायक विद्रोही कहलाते थे और अंग्रेज सभ्यता देने वाले। धीरे धीरे युवाओं में हीन भावना बढ़ने लगी। यह था मानसिक दमन, माइंड कंट्रोल। पर भारत की आत्मा कभी दब नहीं सकती। बाहर शांति थी, पर अंदर बेचैनी बढ़ रही थी। एक प्रश्न, एक पीड़ा, एक चिंगारी जो जल्द ही ज्वाला बनने वाली थी। युवाओं ने पूछा, हम कौन हैं? हमारी पहचान क्या है? हम किसी और की परिभाषा पर क्यों निर्भर रहें? यह सवाल एक अदृश्य ज्वाला बन गया, राष्ट्र जागरण की ज्वाला। और फिर आया 1905। यह वर्ष भारत के इतिहास का मोड़ था। यही वह क्षण था जब अंग्रेजी सत्ता भारत को बांटने की योजना लेकर आई। 16 अक्टूबर 1905 लॉर्ड कर्जन ने घोषणा की, बंगाल को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। उनका तर्क था प्रशासनिक सुविधा, पर हर भारतीय जानता था यह विभाजन भारत की एकता पर वार था। अंग्रेजों का कहना था, बंगाल बहुत बड़ा है, इसलिए इसे प्रशासन के लिए बांटना जरूरी है। लेकिन भारत के अन्य बड़े प्रांतों को डोट क्यों नहीं बांटा गया? क्योंकि लक्ष्य प्रशासन नहीं था, लक्ष्य था बांटना, कमजोर करना और शासन को मजबूत करना। डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों ने लक्ष्य सिर्फ बंगाल को ही क्यों बनाया? क्योंकि बंगाल भारत के नवजागरण की भूमि था। यहीं बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम लिखा। यहीं स्वामी विवेकानंद ने भारत के आध्यात्मिक तेज को जगाया। यहीं लोकमान्य तिलक के विचार युवाओं में अग्नि बनकर फैले। बंगाल केवल एक प्रांत नहीं था,
यह भारत की जागृति की जड़ था। बंगाल की धरती पर कला, साहित्य, धर्म और राष्ट्रभाव सब एक साथ सांस लेते थे। यहां गली गली में चर्चा होती थी, भारत कैसा होना चाहिए। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में राष्ट्र की चेतना से जुड़ा हुआ था। अंग्रेज डरते थे कि यदि बंगाल जाग गया तो पूरा भारत अवश्य जागेगा। अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा था एक जागा हुआ भारतीय। एक जागा हुआ भारतीय डरता नहीं, झुकता नहीं और दास्तां स्वीकार नहीं करता। बंगाल की चेतना ब्रिटिश साम्राज्य को डोट हिला सकती थी। इसलिए बंगाल को बांटना सिर्फ राजनीति नहीं था, यह भय की प्रतिक्रिया थी। घोषणा के अगले ही दिन बंगाल की सड़कों पर लोकसागर उमड़ पड़ा। हजारों लोग जुलूसों में निकले। स्त्रियां दीपक लेकर शक्ति का प्रतीक बनी। युवक नारों की गूंज बन गए। बाजारों में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ। यह आंदोलन अचानक नहीं जन्मा था, यह वर्षों से सुलग रही आग का विस्फोट था। इस जन आंदोलन के बीच एक गीत पूरे बंगाल में गूंज रहा था, वंदे मातरम, सुजला सुफलाम। यह गीत सिर्फ शब्द नहीं था, यह प्रतिज्ञा था, यह साहस था, यह स्वाभिमान था। वंदे मातरम ने पूरे भारत को डोट एकता के सूत्र में बांध दिया। बंगाल विभाजन का सबसे बड़ा उत्तर था। स्वदेशी का संकल्प, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जीवन का हिस्सा बन गया। दुकानों पर विदेशी माल अछूता रह गया। लोग खाली हाथ घर लौट आए, लेकिन पीछे छोड़ आए एक क्रांति का संदेश, अब से स्वदेश अपनाएंगे। जैसे ही बहिष्कार बढ़ा, हजारों घरों में चरखे की आवाज गूंजने लगी। घर घर घर। यह आवाज केवल धागे की नहीं थी, यह आत्मनिर्भरता का संगीत था। भारत फिर से अपने हाथों से कपड़ा बुनने लगा। यह आर्थिक पुनर्जागरण था। स्वदेशी आंदोलन अब सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं था। बॉम्बे से लेकर लाहौर तक, नागपुर से लेकर कलकत्ता तक, पूरा भारत इस ज्वाला में जल उठा। विदेशी कपड़ों की होली जली, स्वदेशी उद्योग खड़े हुए, गांवों में करघे चले। इंडिया जाग रहा था। इस क्रांति में सबसे आगे थे भारत के विद्यार्थी। वे सभाओं में थे, प्रदर्शनों में थे और स्कूलों के बहिष्कार में भी। विद्यार्थियों पर लाठियां चलीं, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। उनकी एक ही पुकार थी, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सरकारी स्कूलों की नीतियों के विरोध में राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए। यह विद्यालय सिर्फ शिक्षा देने का स्थान नहीं थे, ये राष्ट्र निर्माण के केंद्र थे। यहां भारतीय इतिहास, संस्कृति और आत्मविश्वास की शिक्षा दी जाती थी। भारत के अनेक शहरों में अध्ययन मंडल बने, नागपुर में, पुणे में और कलकत्ता में। यहां युवा बैठते, चिंतन करते, राष्ट्र के भविष्य पर चर्चा करते। इन्हीं मंडलों से अनेक महान व्यक्तित्व उभरे। स्वतंत्रता के संघर्ष में पहला मार्ग था क्रांति, जहां युवाओं ने शस्त्र उठाए, गुप्त संगठन बनाए और बलिदान देने को तत्पर रहे। उनका साहस अद्वितीय था। दूसरा मार्ग था सुधार का मार्ग।
जो सामाजिक परिवर्तन, शिक्षण और संवाद के माध्यम से समाज को उठाना चाहता था। यह मार्ग धीमा था, लेकिन स्थायी था। तीसरी राह थी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जो कहता था राष्ट्र सिर्फ भूमि का नाम नहीं, राष्ट्र एक संस्कृति है, एक परंपरा है, एक आत्मा है। नागपुर बाहर से शांत, अंदर से उफनता हुआ शहर था। यहाँ अध्ययन मंडल सक्रिय थे, राष्ट्रीय विद्यालय फल फूल रहे थे, और यही पृष्ठभूमि एक महत्वपूर्ण युवक केशव बलिराम हेडगेवार को गढ़ रही थी। केशव शांत, गंभीर और तेज बुद्धि वाले युवक थे। उनकी आंखों में देश के लिए कुछ करने की अदृश्य आग जलती थी। उनके चरित्र में अनुशासन, करुणा और नेतृत्व प्राकृतिक रूप से था। विद्यालय में वंदे मातरम पर प्रतिबंध लगाया गया। केशव ने कहा, यदि यह गीत गलत है तो मैं पढ़ाई भी नहीं करूंगा, और उन्होंने विद्यालय छोड़ दिया। यह एक विद्यार्थी का निर्णय नहीं था, एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व का जन्म था। केशव जहां भी रहे अनुशासन के प्रतीक रहे। उन्हें किसी भी कठिनाई ने डिगाया नहीं। उनकी दृढ़ता सैकड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा बनी। केशव के भीतर सेवा का भाव जन्मजात था। बीमारी हो, महामारी हो या सामाजिक संकट, वे सबसे आगे खड़े रहते। उनकी सेवा भावना उन्हें सामान्य युवाओं से कहीं ऊपर ले जाती थी। उन्होंने सीखा, राष्ट्रभक्ति केवल नारा नहीं, राष्ट्रभक्ति सेवा से शुरू होती है। सेवा चरित्र बनाती है, चरित्र संगठन बनाता है, और संगठन राष्ट्र को जागृत करता है। युवाओं के मन में प्रश्न उठ रहा था, क्रांति का मार्ग, सुधार का मार्ग या सांस्कृतिक मार्ग? भारत को कौन सा मार्ग सही दिशा देगा? हेडगेवार ने इस दुविधा का समाधान गहरे चिंतन से खोजा। उन्होंने समझा, जब तक समाज मजबूत और संगठित नहीं होगा, किसी भी मार्ग से स्थायी स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, राष्ट्र की शक्ति उसके संगठित समाज में होती है। यदि समाज चरित्रवान हो, सेवाभावी हो और अनुशासित हो, तो उसे कोई नहीं हरा सकता। इसी समझ ने उनके मन में एक महान विचार का बीज बोया। एक ऐसा संगठन जो जाति, धर्म, भाषा से ऊपर भारत की सांस्कृतिक आत्मा पर आधारित हो। यह बीज आगे चलकर आरएसएस बनने वाला था। संगठित समाज का विचार अब केवल सोच नहीं था, यह एक जीवन लक्ष्य बन चुका था। एक संगठन जो सेवा करे, चरित्र निर्माण करे और समाज को जोड़ दे। यह विचार धीरे धीरे एक आंदोलन में बदल रहा था। हेडगेवार समझ चुके थे, भारत की स्वतंत्रता का मार्ग राजनीतिक नहीं, सामाजिक संगठन से होकर जाता है। 1905 भारत की आत्मा को झकझोर देने वाला वर्ष था। इसी वर्ष नए भारत की चेतना जन्म ले रही थी, और इस चेतना ने अगले 100 वर्षों का इतिहास लिखा। और इस परिवर्तन के केंद्र में था नागपुर का एक युवा, जो भविष्य में भारतीय समाज को नई दिशा देने वाला था। अब हमारी कथा अगले अध्याय में प्रवेश करती है, डॉक्टर हेडगेवार के प्रारंभिक विद्यार्थी जीवन में, जहां उनके विचार, उनका संघर्ष और उनका संकल्प आरएसएस की नींव बनाएगा। एपिसोड 2 में हम देखेंगे डॉक्टर हेडगेवार के छात्र जीवन की चुनौतियां, उनका राष्ट्रवाद और आरएसएस की उत्पत्ति के पहले संकेत। आरएसएस की कहानी।
अब शुरू हो चुकी है एपिसोड 2 शीघ्र ही।